Good afternoon, everyone. Am I audible? Can you Good hear afternoon, me? ma'am. Okay, good afternoon. So this is my first class with you all. So let me just give you a quick introduction. Can you see the screen? Screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, so my name is Shalini Mishra, and I have done my masters from IIT ISM Dhanbad, and right now I am still at IIT ISM Dhanbad. I was working with Ramgarh Engineering College since last 3.5 years. So right now I came back to college to complete my PhD. So hoping to complete it very soon and get back to college and see you all there. So that's all about my introduction. I belong to UP, and I'm here in Jharkhand because of my studies and everything. So what else? I was serving as head of department before Arunab sir in the Department of Electrical Engineering, Ramgarh Engineering College. I think you might be knowing or not. So I hope we'll be meeting soon personally since the college is getting back into offline mode. So let us discuss about the subject. So तुम लोग के साथ जो सब्जेक्ट मुझे मिला है दैट इज मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. So basically, I don't know how comfortable are you with नेटवर्क थ्योरी और बाकी सब्जेक्ट्स जो भी तुम लोग के हुए हैं. तो बेसिकली थोड़ा बहुत वो सब्जेक्ट का कोलैबोरेशन होगा इस सब्जेक्ट में. जैसे तुम लोगों ने मशीन पढ़ा होगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा, राइट. बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा और नेटवर्क थ्योरी पढ़ा होगा. इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई थिंक मेजर सब्जेक्ट्स तुम लोग के यही हुए होंगे. पावर सिस्टम, मशीन मशीन हुआ है क्या? इलेक्ट्रिकल मशीन. तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया तुम लोग को, राइट. तो बेसिकली मैं बोल रही थी कि तुम लोग ने नेटवर्क थ्योरी और इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ा होगा. तुम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल ये सब हो चुका है, राइट, पहले के क्लासेस में, सेमेस्टर्स में. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क थ्योरी हो चुका है ना. तो Yes, ma'am. हो गया. दिस सब्जेक्ट इज अबाउट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू मेजरमेंट किया जाता है. और कोई भी चीज़ का मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है या उसकी एक्यूरेसी एज एक्सपेक्टेड क्यों इम्पोर्टेंट है, किस किस डिवाइसेस को यूज़ करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हम इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे. थोड़ा बहुत तुम लोगों ने मेजरमेंट के बारे में फिजिक्स में ऑलरेडी 11th 12th में पढ़ा हुआ भी होगा कि एसआई यूनिट होता है, अलग अलग क्वांटिटीज़ है, जैसे मास हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई. तो वी डू measure all these quantities on a daily life basis. और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देर आर डिफरेंट क्वांटिटीज जैसे कि वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी,
ये सारी चीज़ें चार्ज, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें भी हम लोग मेजर करते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नाउ किसी भी चीज़ का सी इन माय क्लास इट विल बी अ टू वे क्लास, ठीक है? तुम लोग से मैं कुछ पूछूंगी, वी विल डिस्कस इन द क्लास एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑल्सो दिस इज अ फर्स्ट क्लास, लेट मी नो यू, क्योंकि तुम लोग से पहली बार इंटरेक्शन हो रहा है, सो दैट कि थोड़ा कॉन्वर्जेशन अच्छे से होगा एंड द क्लास विल गो इन अ गुड मूड। क्योंकि ऑलरेडी ये लंच आवर का क्लास है तो यू विल बी काइंड ऑफ बोर्ड इस टाइम पे, तो basically we'll interact and we will move forward in the subject so that it will be better for you to understand. So just let me know कि on the daily basis, not talking about electrical engineering but on the daily basis तुम लोग क्या क्या मेजर करते हो डेली लाइफ में, जैसे कि सपोज कॉलेज गए, कॉलेज से वापस आए या घर पर हो, तो तुमने कभी नोटिस किया है कि डेली लाइफ में भी तुम मेजरमेंट करते हो? किस किस चीज़ों की मेजरमेंट करते हो या कहाँ कहाँ तुम मेजरमेंट करते हो, कैसे करते हो? एनीबडी? मैम डिस्टेंस में करते हैं मैम। सॉरी, गाड़ी का इस्तेयाक, ओडोमीटर में मैम गाड़ी का एक स्पीडोमीटर करते हैं मैम। धीरे धीरे स्पीड। एक एक करके, इस्तेयाक ने पहले पूछा था, बताया था, हाँ तो यस यस मैम। बोलो। डिस्टेंस मैम। डिस्टेंस मेजर करते हो कहाँ पर? ऑडोमीटर में मैम। बाइक के ओडोमीटर में, ओके। ओके, नेक्स्ट सुमन, सुमन मंडल। सुमन मंडल, एम आई ऑडिबल? मैम वही चीज बोल रहे थे मैम, स्पीड नापते हैं और ओडोमीटर में कितना इसके किलोमीटर डिस्टेंस अलावा, ट्रेवल किए। इसके अलावा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर तो ठीक है, समझ गए। ठीक है, बाइक में ही और कुछ मेजर करते हो एक्सेप्ट फॉर स्पीड एंड डिस्टेंस? फ्यूल गेज मैम। मैम हाँ, एवरेज मैम, मैम फ्यूल मैम। गाड़ी का एवरेज कितना था? फ्यूल, वेरी माइलेज। गुड, फ्यूल, फ्यूल मेजर करते हो। माइलेज, माइलेज डायरेक्टली तो तुमको दिखता नहीं है, बताता है माइलेज मैम। एक्चुअली, बताता है मैम। अच्छा माइलेज भी दिखाता है, पता ओके। चल जाता है, एवरेज में पता चल जाता है कि कितना होने एवरेज वाला में मतलब पता दे चल रहा है। जाता है, लाइक डिस्टेंस अगर तुम्हें पता है तो तुम माइलेज निकाल सकते हो, और नहीं वहाँ शो भी करता है मैम। शो भी करता है, ओके ओके। यस मैम। हाँ हाँ, फोर व्हीलर्स में तो मैंने मैम देखा है, टू व्हीलर का आइडिया नहीं है, तो फोर व्हीलर में तो माइलेज शो करते हैं, राइट? ओके, सो रिगार्डिंग बाइक एंड फोर व्हीलर्स, स्पीड मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, फ्यूल, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंटेंट इन योर बाइक और फोर व्हीलर वो मेजर करते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि डेली लाइफ में हम मेजर व्हीकल करते हैं। टेम्परेचर मैम। हाँ हाँ, व्हीकल टेम टेम्परेचर मैम। व्हीकल टेम्परेचर, यस मैम। व्हीकल का टेम्परेचर आता है व्हीकल के मीटर यस में? मैम। यस मैम। मैम फोर व्हीलर में आता है ना। अच्छा, फोर व्हीलर में, हाँ ठीक है। और मैं एक्चुअली बाइक के लिए सोच रही हूँ एंड देन इट इज कमिंग फॉर फोर व्हीलर, ठीक है, ओके, हाँ फोर व्हीलर में आता है टेम्परेचर। और कुछ? मैम मेजरिंग घर का इंस्ट्रूमेंट मैम में प्रेशर। थर्मोमीटर भी आ गया। बाइक प्रेशर और, नाप। बाइक और कार से थोड़ा लेट्स गो फॉरवर्ड फ्रॉम बाइक एंड कार। इसके अलावा बाइक और कार को छोड़ के, मैम घर का मीटर में जो हम लोग मेजर करते हैं, कितना आज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है, उसमें पता चलता है। हाँ उस मीटर को क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। वेरी गुड, ओके, एनर्जी मीटर। सो एनर्जी मीटर से इलेक्ट्रिसिटी का पता चलता है, तो डायरेक्टली पता चलता है या इनडायरेक्टली पता चलता है? मैम मैम डायरेक्टली पता चलता है, उसमें क्लिक करने का ऑप्शन रहता है, उससे पावर सब आता है कुछ ना, पता चलता है। वो पता चल जाता है कितना यूनिट उठा है। कितना यूनिट उठाए तो वो तुमको आज का तो नहीं पता चलता है, टोटल यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पता चलता है जब से तुम्हारा मीटर इंस्टॉल्ड है, राइट? यस मैम, उसमें यस, करंट भी पता चलता है, कितना करंट घर में फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता चलता है। okay, okay, for okay, so energy meter is another example. Next, anything else? अरे एक बहुत बेसिक सा चीज है जो तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। स्मार्ट वॉच में मैम। स्मार्ट वॉच में तो मैम अपना
टाइम स्मार्ट वॉच तक पहुंच गए, बट टाइम इज द मोस्ट बेसिक थिंग which is measurable and which is measured in day to day life, right? यस मैम। सबसे पहले Yes, सुबह उठ करके टाइम ही देखते हो तुम, और सबसे पहले उठने के बाद जो सबसे फर्स्ट मेजरेबल थिंग है जो तुम देखते हो, दैट इज टाइम। तो टाइम इज द फर्स्ट थिंग लाइक विच इज मेजर्ड इन अ डेली रूटीन, यू कैन से। ओके, स्मार्ट वॉच में बहुत सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो, नंबर ऑफ स्टेप्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो स्मार्ट वॉच इज अनदर एग्जाम्पल। इसके अलावा एनीथिंग एल्स? तुम सपोज यू गो टू अ मार्केट टू बाई समथिंग, वहाँ कुछ मेजर करते हो? वेट। वेट। सो देर आर वेइंग मशीन्स। वेइंग मशीन से तुम जो भी सामान खरीद रहे हो उसको मेजर करते हो, आटा चावल जो भी खरीद रहे हो। सो बेसिकली measurement and instrumentation is nothing but our daily requirement. अगर हमको, so how can you define measurement या why measurement is important? Okay, let us not define measurement, just let me know। ये तो हो गया कि where we are measuring what and with the help of which meter। now let me know कि एक रीजन बताओ कि measurement क्यों important है in day to day life में। what is the first purpose of measurement किसी भी चीज का? तुम अगर बाइक के फ्यूल का मेजरमेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, या डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहे हो क्यों कर रहे हो, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। टाइम का मेजरमेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? एनीवन? सी इट इज एन इंटरैक्टिव क्लास। आज मैं फर्स्ट लेक्चर है, सो वी विल नॉट गो इनटू वेरी थियोरेटिकल थिंग। सो let us just interact today so that I might know मैम everybody। बोलो। मेजरमेंट के बेसिस पे ही हमारा लाइफस्टाइल डिपेंड करता है। लाइफ किसी भी मैम किसी भी यस, काम को जैसे एक्यूरेसी करने के लिए साथ उसका मैम हम लोग को पता होना चाहिए, इसलिए करते हैं। जैसे फ्यूल को रहता है कि कितना डिस्टेंस कवर करना है एसी के साथ एक्यूरेसी, ऊपर घूमने। एक्यूरेसी के लिए ओके ओके, एक्यूरेसी एक्चुअली इज अ टर्म इन मेजरमेंट। इट इज नॉट समथिंग व्हाई वी डू मेजरमेंट। मतलब एक्यूरेसी भी एक मेजरमेंट का ही पार्ट है। जब तुम मेजर करोगे तभी एक्यूरेसी का पता चलेगा। मेरा क्वेश्चन है कि मेजर ही क्यों करना है, हम नहीं मेजर करेंगे। एक्यूरेसी की बात तो फ्यूचर को तब आसान करने आती के है। लिए, हाँ, बोलो। फ्यूचर को आसान करने के लिए कोई चीज उसके थ्रू कुछ काम करेंगे तो आसानी होगा। क्या 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 आसान हो जैसे जाएगा? मैम नॉर्मल, जैसे हम लोग मैम गाड़ी में जैसे तेल हम लोग माइलेज जैसे हम लोग को पता रहता है, मैं जैसे मेजर करके रखे माइलेज जैसे 40 किलोमीटर है, तो मैं मान लीजिए हम आधा किलोमीटर डालेंगे, हाफ लीटर डालेंगे तो मेरा 20 किलोमीटर चलेगा। यदि मेजर नहीं करके रखेंगे तो ऐसा होगा, मतलब सोचेंगे हाफ किलोमीटर में मेरा चल जाएगा, उतना दूर चल जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं। तो यदि मेजरमेंट करके रखेंगे कि 40 किलोमीटर में एवरेज देता तो हमको 1 लीटर डालना पड़ेगा पेट्रोल, तो मेरा 40 किलोमीटर आराम से चल जाएगा, ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो बाद में फ्यूचर ओके में। ओके, सो यू मीन कि एंटिसिपेशन करना है हमको कि हम इतने इतने लीटर में इतना किलोमीटर जा सकते हैं। तो सपोज कि तुम्हारे बाइक में कितना फ्यूल है और उसके हिसाब से तुम डिसाइड करते हो कि हम इतने फ्यूल में कितना किलोमीटर जा सकते हैं। तो एंटिसिपेशन के लिए मेजरमेंट जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग इज एंटिसिपेशन, मतलब कि समथिंग विच इज डिसाइडेड इन फ्यूचर, समथिंग विच इज डिसाइडेड इन फ्यूचर, उसके लिए मेजरमेंट जरूरी है। ओके फाइन, दिस कैन बी अ पॉइंट कि एंटिसिपेशन करना है कि सपोज कि इतना माइलेज है तुम्हारे गाड़ी का, तो कितना दूर इतने माइलेज में जाएगा या इतने तेल में तुम्हारा गाड़ी जाएगा, तो उस हिसाब से तुम एंटिसिपेट कर सकते हो कि आगे कितनी दूर तुम जा सकते हो। ओके फाइन, फर्स्ट पॉइंट इज एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज का भी एंटिसिपेशन कर सकते हैं। हाँ, सपोज बेटर कि वर्ड अगर के लिए तुम्हारे मैम घर में वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक में भी लेबलिंग की जाती है कि मान लो 20 लीटर का है या 40 लीटर्स का है या 100 लीटर का, जितना भी लीटर का अगर वाटर टैंक है,
तो उसमें लेबलिंग की जाती है। तो लेबलिंग के हिसाब से तुमको पता रहता है कि टैंक में कितना पानी है और कितने देर में मतलब पानी ये खत्म हो सकता है या तुमको और रिफिल करना है नहीं करना है। तो लेबलिंग की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है, तो एक एंटिसिपेशन के लिए मेजरमेंट जरूरी है। नेक्स्ट, हाँ कोई कुछ बोल रहा था। मैम डेली लाइफ का जो यूज होता है उसको इजी करने के लिए मैम, और क्या बोल मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें अगर हमको मेजरमेंट का सही नॉलेज नहीं रहेगा तो वर्क मेरा सही तरीका से नहीं होगा, उसका लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगा वो। ओके मीन्स ओके। मैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका हमको मेजरमेंट क्वांटिटी नहीं पता है, हम्म तो वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन बेटर नहीं होगा, वो फेलियर हो जाएगा उससे मैम। हाँ, यू मीन कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास 200 स्क्वायर फीट का अगर कोई ज़मीन है या 400 स्क्वायर फीट का कोई ज़मीन है, उसमें तुमको 3 कमरे बनाने हैं या 4 कमरे बनाने हैं, तो अकॉर्डिंगली तुम डिवाइड करोगे जो भी है, जो भी एरिया है, टोटल एरिया, और उसके बाद तुम उसका कंस्ट्रक्शन करोगे। तो बेटर वर्क और बेसिकली बेटर उसके लाइफ लिए के लिए मैम। मेजरमेंट ज़रूरी है। ओके, यस मैम। ओके फाइन। एनीथिंग एल्स? लड़कियां कहाँ है क्लास की? क्लास में कोई लड़की है क्या? हेलो मैम। यस यस, मैम हाँ ट्रू वैल्यू आवाज आ जानने के लिए मैम किसी भी चीज का, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ट्रू कि मतलब कुछ भी वैल्यू, सामान व्हाट हम लोग इज ट्रू खरीदते हैं वैल्यू? तो किसी भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो मतलब एग्जैक्टली उसी अमाउंट पे हम लोग को मिलना चाहिए, और मतलब जितना मिल मतलब उसी अमाउंट पे मिलना चाहिए मैम। ओके। इफ यू सी कि हम लोग डेली बेसिस पे अगर कोई भी चीज परचेज करते हैं, किसी भी चीज की अगर वैल्यू बतानी हो कि 1 ग्राम गोल्ड प्राइस का प्राइस इतना है, 10 ग्राम चीनी का प्राइस इतना है, या 1 केजी चीनी का प्राइस इतना है, ठीक है, 100 ग्राम्स ऑफ सरसों के तेल का प्राइस इतना है। तो टू डिफाइन अ वैल्यू ऑफ समथिंग, टू गिव अ प्राइस टू समथिंग, ऑल्सो मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कितना ग्राम या कितने अमाउंट का, दिस इज वी आर मेजरिंग इन ग्राम, फिर लीटर्स में कर सकते हैं, मास में कर सकते हैं, तो मतलब बहुत अलग अलग क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम वॉट में या मेजर करते हैं, या किलोवाट आवर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिकती है कि 1 यूनिट का प्राइस इतना है। तो एक्चुअली किसी भी चीज की अगर हम वैल्यू, वैल्यू से मतलब मेरा है प्राइस से, उसको अगर हमको प्राइस देना है तो वहां पे भी मेजरमेंट की जरूरत होती है। The first thing which nobody has suggested is कि measurement के लिए, comparison के लिए, किसी भी दो चीज के बीच में comparison के लिए सबसे पहली चीज कि ये अच्छा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, ये ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है, इसका माइलेज अच्छा है या इसका माइलेज खराब है। तो किसी भी दो चीज के कंपैरिजन के लिए द फर्स्ट थिंग विच साइंटिस्ट केम अबाउट, की जो फर्स्ट थिंग जो आता है किसी के भी दिमाग में कि कंपैरिजन के लिए मेजरमेंट जरूरी। अगर दो चीज का कंपैरिजन तुमको करना है तो तुम बिना मेजरमेंट के कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इट इज अनदर थिंग कि फील से हम कंपैरिजन, अब जैसे तुम इफ यू से तुम मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम अगर किसी रूम में एसी चलाया है हमने, ठीक है, तो ठंडा है कि गर्म है हम फील से बता सकते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन एक्सेप्ट फॉर फील, एक एक्यूरेट वैल्यू जो हम बात कर रहे थे कि एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट, या किसी ने बोला कि एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट जरूरी है, तो एग्जैक्टली वहीं पर पॉइंट आता है कि अगर हम बोले कि ये रूम में एसी चल रहा है तो ठंडा है, एसी बंद कर दिया तो गर्म हो गया, लेकिन टेम्परेचर कितना है ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक उस टेम्परेचर को मेजर नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज के कंपैरिजन के लिए, सिमिलरली व्हेन यू गो फॉर बाइंग अ बाइक और अ कार और एनी ऑटोमोबाइल, वहां पे सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में जो आती है वो क्या आती है कि माइलेज अच्छा होना चाहिए। और माइलेज क्यों अच्छा होना चाहिए? बिकॉज पर लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल ऑल्सो हैव सम कॉस्ट,
ठीक है, उसके भी मेजरमेंट पे कॉस्ट लगा हुआ है, प्राइस लगा हुआ है। सो माइलेज तुम्हारे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम ये सोच रहे हो क्योंकि पेट्रोल का दाम या डीजल का दाम इतना है तो माइलेज अच्छा होना चाहिए सो दैट कि कम पेट्रोल में ज्यादा दूर हम जा सके। ठीक है, तो फॉर मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड is priced, is valued on some amount of money। और अगर किसी चीज को तुम मेजर नहीं करोगे तो उसका प्राइस जो है, उसका अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्वालिटी क्या है, किस चीज के लिए यूज होता है, कितना रेयर एलिमेंट है। अब जैसे गोल्ड, बिकॉज इट इज प्रोसेस्ड, इतनी तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है, टिक किया जाता है, निकाला जाता है, इस वजह से उसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। जो चीज़ इजीली अवेलेबल होती है उनका कॉस्ट जो होता है कम होता है, डिपेंड्स अपॉन कि इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट और इस चीज़ के लिए हमको मेजर करना किसी चीज़ को, कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, so if we see the definition of measurement is defined as a process by which one can convert a physical parameter to a meaningful number। Like if we say 1 Newton, तो तुमको पता है कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं। इफ आई से 1 kg, तो तुमको पता है कि हम वेट का बात कर रहे हैं। 1 लीटर, तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल पैरामीटर को एक नंबर डिनोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, और इसके हिसाब से उसकी वैल्यू सेट हो रही है। ठीक है, तो मेजरमेंट इज नथिंग बट गिविंग अ फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल पैरामीटर अ मीनिंगफुल नंबर बाय विच इट्स वैल्यू इज बीइंग डिसाइडेड। Okay, now instrument is what? Instrument is the device to determine the value of the quantity or variables. Now instrument is nothing but the device which will measure this quantity, physical quantity. It can be current, it can be voltage, it can be power, it can be mass, force, energy, जो भी चीज हम मेजर करना चाहते हैं वो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली डिवाइस बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है उस मेजरमेंट के लिए। अगर मैं बोलूँ कि तुम वेइंग मशीन से करंट मेजर कर लो, या वेइंग मशीन से तुम पावर मेजर कर लो, वेइंग मशीन से ग्रेविटी मेजर कर लो, तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, और यही हमको अपने सब्जेक्ट में पढ़ना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच द इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन। आवर टॉपिक इज या आवर सब्जेक्ट इज टोटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी क्वांटिटीज है, जैसे वोल्टेज, पावर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, और इनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन आवर सब्जेक्ट। So anyone who can tell me what is this instrument which is shown in the picture? यहाँ पे D2D स्टूडेंट्स भी हैं। मल्टीमीटर मैम क्लैम्पोनोमीटर है। ओ सॉरी करंट मीटर में क्लैम्पोनोमीटर है। इसको क्या बोलते हैं? क्लैम्प ऑन एमीटर। क्लैम्प ऑन एमीटर, ओके, वेरी गुड। सो इसको टोंग भी बोलते हैं कहीं कहीं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लैम्प ऑन एमीटर। सो बेसिकली तुम लोग ने कहीं देखा होगा जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में या केबल्स में अगर कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि तुम ऑब्वियसली करंट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए तुमको 2 टर्मिनल, ओपन टर्मिनल है, तुम वहाँ पे वोल्टेज मेजर कर सकते हो, बट करंट टर्मिनल के लिए मेजरमेंट के लिए एक अलग से डिवाइस स्पेशली बनाई गई है, जो कि एक्चुअली इस वायर को सर्कुलर फॉर्म में इसको कवर करता है और उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो बताता है। सो वेरी गुड। So thankfully you people know something about some instruments. So the topic which is going to be discussed in this entire course
is errors in measurement. This is the first topic which we will be discussing. There are different type of error, systematic error, gross error, एंड मैनी अदर टाइप ऑफ एरर्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके का एरर है उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं और देर आर सम कैलकुलेशंस विच इज़ बेस्ड ऑन एरर मतलब कि क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो अगर हम रेजिस्टेंस पे एरर निकालेंगे तो रेजिस्टेंस कैन बी आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड इन पैरेलल तो दोनों तरीकों में थोड़ा डिफरेंस होगा कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो कैसे एरर निकालेंगे पैरेलल में है तो कैसे एरर निकालेंगे सिमिलरली फॉर पावर तो देर आर डिफरेंट इक्वेशंस और उसके मतलब सपोज कि तुम्हारा पावर आना चाहिए 20 वॉट पर तुम्हारा पावर आ रहा है 22.4 वॉट तो ये जो एरर है ऐसे तुम लोगों ने ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू से जानते होगे बट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स जिसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग एरर्स तो उसके बारे में हम लोग एरर्स इन मेजरमेंट में देखेंगे देन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देयर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल हाँ सी हम लोग का जो ये पूरा सब्जेक्ट है इट इज़ क्वाइट थियोरेटिकल ठीक है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें न्यूमेरिकल कम है कुछ पोर्शन में न्यूमेरिकल है but the subject is very important with the aspect of your competitive exams except for gate में the percentage of measurement and instrumentation is less 4 या 5 marks का question आता है but other competitive exams जो भी local competitive exams होते हैं उसमें इसका weightage जो होता है बहुत ज़्यादा होता है there are a lot of questions from current transformer potential transformer एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट मीटर एमीटर तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है दैट वी विल बी डूइंग इन आवर क्लास हाँ मैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात कर रही थी कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है वो थोड़ा लेंदी है तो कुछ कंस्ट्रक्शंस जो है वो मैं क्लास में डिस्कस करूँगी प्रॉपरली ड्राइंग द डायग्राम इनिशियली गैल्वेनोमीटर और ये सब का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे और कुछ मैं तुम लोगों को एज एन असाइनमेंट दूंगी सो दैट यू कैन ड्रॉ टेकिंग अ पेन एंड पेपर फॉर योरसेल्फ तो थोड़ा तुम लोग को याद रहेगा क्योंकि इन योर फाइनल सेमेस्टर तुम लोग को वो सारा डायग्राम बनाना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सारे इंस्ट्रूमेंट्स का ठीक है तो देर आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि MI टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया मैग्नेटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उनका कंस्ट्रक्शन वर्किंग और प्रिंसिपल हम लोग को देखना है नाउ एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर इसमें क्या है कि सपोज लैब में तुमने देखा होगा अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब किया है तुम लोगों ने तो एक रेंज फिक्स होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कि सपोज इन योर स्पीडोमीटर ऑल्सो एक फाइनल रेंज जो है अलग अलग कैटेगरी की बाइक्स में स्पोर्ट्स बाइक है तो उनका जो स्पीडोमीटर का जो रेंज होगा वो ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल बाइक है कम होगा डिपेंडिंग अपॉन सेम डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ 4 व्हीलर्स एज वेल तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उनका एक जो फाइनल रेंज होता है जिस स्पीड पे तुम जा सकते हो या जिस करंट को तुम मेजर कर सकते हो दैट इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है बट उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय सर्टेन एनहांसमेंट तो वो हम यहाँ पर देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ वोल्ट रेंज ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर तो यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को कनेक्ट करके हम लोग एक्सटेंशन कैसे करते हैं वो देखना है देन दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर क्या है करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर CT और PT जो तुम कॉमन टर्म्स में CT एंड PT इज पॉपुलर तो जहाँ पर भी अगर तुम लोगों ने कोई सबस्टेशन वगैरह देखा है या
ट्रांसमिशन लाइन से सबस्टेशन में, प्रॉपर छोटा सबस्टेशन भी देखो तो हर जगह सीटी लगा रहता है फॉर द प्रोटेक्शन पर्पस एंड फॉर द मेजरमेंट पर्पस ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। तो सीटी का जो काम होता है, दो काम होता है सीटी का। जब तुम लोग आगे पावर सिस्टम पढ़ोगे, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पढ़ोगे, तो वहां पे भी सीटी पढ़ोगे दोबारा, क्योंकि सीटी ऐसी एक चीज है जो कि विच कैनॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटायर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और नॉट ओनली फॉर मेजरमेंट पर्पस बट ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन पर्पस ऑफ वेरी कॉस्टली ट्रांसफॉर्मर्स विच इज कनेक्टेड इन द सबस्टेशंस। तो ट्रांसफॉर्मर्स का जो प्राइस होता है वो करोड्स का होता है। उस करोड़ के ट्रांसफॉर्मर को बचाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं विच इज कॉल्ड एज करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो मेजरमेंट में तुमको पता है कि करंट ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है। बेसिकली हाई करंट जो फ्लो हो रहा है इन द ट्रांसमिशन लाइन, उसका करस्पॉन्डिंग इन द आउटपुट साइड या इन द सेकेंडरी साइड तुम्हारा लो करंट जो होता है वो मेजर कर सकता है इन द रेंज ऑफ 1 एम्पियर टू 5 एम्पियर। ऑब्वियसली 5 एम्पियर का करंट तो ट्रांसमिशन लाइन से फ्लो नहीं होता है, बिकॉज करंट डिपेंड्स अपॉन द लोड विच इज कनेक्टेड टू द ट्रांसमिशन लाइन और कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल लाइन, राइट। तुम्हारे घर में भी जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, दैट वोल्टेज इज फिक्स्ड, ठीक है। जो भी वोल्टेज आ रहा है फिक्स्ड मतलब प्लस माइनस 10% का डिफरेंस वो होता है, but the voltage which is being supplied to your home is fixed, but the current which is drawn at your home is not fixed. That current depends upon the load which is connected in your home, ठीक है। अगर घर में कोई भी हार्डकोर अप्लायंसेस नहीं है, जैसे हीटर या वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें नहीं है, तो ऑब्वियसली करंट का जो अमाउंट होगा वो कम होगा। जस्ट लाइटनिंग लोड से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ नहीं होगा। तो ऑल दिस करंट डिपेंड्स कि कितना लोड कनेक्टेड है हमारे आउटपुट साइड में। तो ट्रांसमिशन लाइन जब जनरेशन से ट्रांसमिशन में जाता है तो उसका क्योंकि बहुत हाई अमाउंट ऑफ लोड कनेक्टेड रहता है एट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड, तो इसका करंट जो होता है जनरली बहुत हाई होता है। अगर इतना अमाउंट ऑफ हाई करंट अगर हमको नॉर्मल PMMC टाइप या MI टाइप या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना पड़ेगा, तो उस इंस्ट्रूमेंट का साइज भी ट्रांसफॉर्मर जितना बड़ा होगा, सो विच इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो इसलिए सीटी का ये किया गया, डिज़ाइन किया गया सो दैट कि हम करंट को स्टेप डाउन कर सके, और स्टेप डाउन कर लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करके प्राइमरी का करंट मेजर कर पाएंगे। मान लो सेकेंडरी का करंट 1 एम्पियर से 5 एम्पियर के रेंज में तुमको पता है, तुमको नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पता है, तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट कि प्राइमरी में करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CT एंड PT इन केस ऑफ transmission line. Okay, so next is construction and working principle of single phase and three phase watt meter, energy meter, and measurement of active power and reactive power. Okay, so let us go to this interesting discussion of active power and reactive power, क्योंकि तुम लोग already NT पढ़ रहे हो और basic electrical पढ़ चुके हो. So what do you mean by active power? जो रजिस्टर कंज्यूम करता है, रियल पावर। मैंने एक्टिव पावर बोला, तुमने रियल पावर बोला, मतलब जस्ट टू अदर नेम्स। मुझे समझ नहीं आया तुम बोलना क्या सेम चाह रहे एक्टिव पावर या रियल पावर जो एक्चुअली कंज्यूम होता है। फॉर व्हाट? एक्चुअली कंज्यूम्ड फॉर किस चीज के लिए कंज्यूम होता है? रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होता है? रिएक्टिव पावर होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। आप करंट पावर बिना रिएक्टिव पावर के क्या पॉसिबल है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कोई भी मतलब मोटर या कुछ भी चलाना पॉसिबल है बिना रिएक्टिव पावर के?
मैम अपरेंट पावर और एक्टिव कोई पावर भी में जो लोड, डिफरेंस है हाँ मैम, देखो मुझे, अपरेंट आई एम पावर और नॉट आस्किंग फॉर्मूला, आई एम नॉट आस्किंग फॉर्मूला, फॉर्मूला मुझे नहीं जानना है, ठीक है। बीइंग एन इंजीनियर यू मस्ट नो द layman idea of this terms, layman idea of resistance, layman idea of inductance, capacitance, active power, reactive power, क्योंकि तुम इंजीनियर हो, तुम मैथमेटिशियन नहीं हो, ठीक है। तुमको फॉर्मूला नहीं जानना, तुमको फॉर्मूला जानना है जस्ट टू इम्प्लीमेंट दैट वॉट एवर इक्वेशन, बट जब तुमसे कोई पूछेगा तो तुमको उसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि सामने वाला, सपोज आई एम फार्मर, ठीक है, तुम मेरे सामने अगर एक्टिव पावर, मैं तुमसे अगर पूछ लूं कि ये भैया ये एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर क्या होता है जरा समझा दीजिए, तो तुम उसको अगर रियल पावर बोलोगे तो समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा कि एक्टिव पावर क्या होता है। तो ऐसा समझाओ कि मुझे कुछ नहीं पता है, तुमको उस तरीके से समझाना है। एनीबडी? कीप ट्राइंग, विल यस डिस्कस मैम। इट एंड यूल नो इट। हाँ बोलो। मैम एक्टिव पावर होता है मैम जो रियल यूज में होता है, वही और तो मैं रिएक्टिव तब पावर से होता है पूछ मैम रही हूँ, वो हम लोग उसने भी यही बोला कि रियल यूज में होता है, किस चीज के यूज में होता है, वही तो मेरा क्वेश्चन है। जो एनर्जी डेसिपेट होता है मैम उस होता है मैम, मैम फॉर आवर जो लोड आउटपुट रिक्वायरमेंट। होता है, जो मैम आउटपुट होता है ना मैम, जो हम लोग दिखता है मैम फिजिकली, जो दिखता है, अच्छा, मतलब मैम ओके जो हम लोग फील कर सकते हैं मैम, जैसे हम लोग हीट फील कर सकते हैं कितना हीट हो रहा है ओके मैम, वो एक्टिव होता है। okay, और so रिएक्टिव जो मैम हम लोग फील नहीं it कर is the better way to explain is, I got your point कि तुम्हें पता है, तो the better way to explain it is कि the power which is consumed for the actual work done, now the work done can be heating, can be cooling, can be digging the water from the well, फिर या पंपिंग हो सकता है, या फैन हो सकता है, मतलब एयर सर्कुलेशन हो सकता है, कुछ भी वर्क डन कुछ भी हो सकता है। द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू for the actual work to be done, the power which is required for the actual work to be done, now work done is जो भी काम तुम करना चाहते हो, या तुम अगर उस पावर को, इलेक्ट्रिकल पावर को हीटिंग के लिए यूज करना चाहते हो, या उसको फैन के लिए यूज करना चाहते हो, किसी भी चीज के लिए, तो वर्क डन के लिए जो पावर चाहिए या रिक्वायर्ड है, दैट पावर इज एक्टिव पावर। नाउ व्हाट इज रिएक्टिव पावर एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? बिना रिएक्टिव पावर के तुम्हारा सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा? इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंटायर सिस्टम, सबका बात कर रहे हैं हम, घर का ट्रांसमिशन का, जनरेशन का, सबका बात कर रहे हैं। बिना रिएक्टिव पावर के इज इट पॉसिबल फॉर द इंटायर सिस्टम टू वर्क? क्या नो पॉसिबल मैम। है? मैम कुछ कुछ चीज में होता है, रेजिस्टेंस में पॉसिबल है, और इज इंडक्टर कैपेसिटर। योर इंटायर सिस्टम प्योरली रेजिस्टिव? नो मैम। तो क्या मैक्सिमम लोड्स जो हमारे पास हैं एज अ कंज्यूमर, अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोड्स किस टाइप के होते हैं? आरएल मैम इंडक्टिव आरएल टाइप के, इंडक्टिव। हाँ राइट, आरएल टाइप के लोड्स होते हैं। तो बेसिकली इंडक्टेंस इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द लोड्स। सो नाउ दैट डिफाइंस कि इंडक्टेंस है तो कुछ पावर फैक्टर होगा, कुछ there will be some difference between the voltage and the phase difference between the voltage and the current. That means reactive power is present, right? अगर voltage और current same phase में नहीं है, then there is reactive power. तो reactive power जो है वो किस लिए जरूरी है एक्चुअली? रेजिस्टेंस के लिए जरूरी नहीं है, ओके फाइन, बट इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस के लिए क्यों जरूरी है? अगर एनर्जी स्टोर करने मैम पावर हाँ मैं बोलो वर्क बोलो। करने के लिए, इसका There is- वर्क जो फंक्शन है। हाँ कोई लड़की बोल रही थी, बोलो बोलो। मैम पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैम इसका इंडक्टर एंड क्या कैपेसिटर का। मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। पावर फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब क्या होता है? मैम रिएक्टिव पावर ही जो है वो
मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है उसको मैग्नेटिक फील्ड। Right, very good, very good. So the magnetic field which is required for these inductive loads to run, क्योंकि ये सारे inductive loads जो है वो electromagnetic induction पे based है, सारे जितने भी RL टाइप के लोड्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हैं और दे हैव मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हो सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हो सकते हैं, कुछ भी है, बट दे हैव दिस this magnetic field which they are creating for might be for rotating या जिस चीज के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, मोस्टली इंडक्शन मोटर्स होते हैं जो कि रोटेट होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दिस मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव पावर इन अ सिस्टम। ठीक है, तो दिस पावर इज रिक्वायर्ड मोस्टली फॉर डेवलपिंग दिस मैग्नेटिक फील्ड इन द इंडक्शन टाइप ऑफ मोटर्स या जो भी मोटर्स तुम लोग यूज कर रहे हो। हर मोटर में मतलब मोटर की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 80% ऑफ द लोड विच इज कनेक्टेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इंडक्शन मोटर्स या डीसी मशीन्स। तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टिव पावर का होना मस्ट है, नहीं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी और तुम्हारा जो भी लोड है या जो भी मोटर है वो रन नहीं करेगा। सो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब ये जो दो पावर है, ये दो पावर मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेम इंस्ट्रूमेंट से मतलब क्योंकि ये पावर है तो वॉट मीटर से मेजर होगा। नाउ वॉट मीटर जो है वो एक्टिव पावर के लिए अलग होता है, रिएक्टिव पावर के लिए अलग होता है। कुछ वॉट मीटर्स ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों का कंबाइंड पावर VI के टर्म्स में, अपरेंट पावर के टर्म्स में देखते हैं। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव मीटर्स, रिएक्टिव मीटर्स, ऑल्सो एनर्जी मीटर्स जो तुम्हारे घर में लगे होते हैं। आजकल जो नए सिस्टम में घरों में जो मीटर्स लगे हुए हैं, दैट दोज मीटर्स आर मोस्टली डिजिटल टाइप ऑफ एनर्जी मीटर्स, बट इनिशियल पुराने ज़माने में एक डिस्क वाला ये एनर्जी मीटर होता था। आजकल डिजिटल मीटर्स में ऑल मीटर्स आर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मीटर्स। वहाँ पे एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, वो काउंटिंग करता है, काउंट करके टोटल वैल्यू जो होता है वो डिस्प्ले कर देता है। तो दैट इज़ अ डिफरेंट मीटर। और जो पहले के ज़माने में अगर देखा है तुम लोगों ने, तो एक डिस्क रोटेट होता रहता था कॉन्टीन्यूसली, और उस डिस्क के नंबर ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता था तुम्हारा जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होता रहता था एक के बाद एक यूनिट वाइज। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मीटर्स एज वेल, उसके बारे में भी हम लोग को देखना है। तो बेसिकली वी आर मेजरिंग व्हाट, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं। CT और PT से भी वोल्टेज और करंट ही मेजर कर रहे हैं, बट हाई वोल्टेज और हाई करंट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CT एंड PT। देन वी आर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर बाय समथिंग, वो हम देखेंगे बाद में कैसे। फिर उसके बाद हम पावर मेजर कर रहे हैं, एनर्जी मेजर कर रहे हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर अलग अलग भी मेजर कर रहे हैं। देन कम्स मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो तुम लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स में 11th-12th में शायद व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना होगा। किसी ने सुना है या नहीं सुना है? सुना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस करते हैं। अगेन देयर इज द ब्रिज इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ द रेजिस्टेंस बिटवीन द 4 आर्म्स, और जो वोल्टेज ड्रॉप होता है बिटवीन द गैल्वेनोमीटर विच इज कनेक्टेड बिटवीन द 2 आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज भी हमारा, जैसे जो 4 आर्म्स है, उस 4 आर्म्स में तुम लोग ने जो नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज देखा होगा उसमें तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है। फॉर इंडक्टेंस देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज है एंड हेज ब्रिज है। कैपेसिटेंस के लिए और दूसरा टाइप का ब्रिज है, एंड ऑल दीज ब्रिजेस आर प्रेजेंट इन योर लैब्स। जब तुम लोग अब जाओगे ऑफलाइन में मोड में, तो फिर लैब्स में ये सारे ब्रिजेस प्रेजेंट हैं एंड यू विल
be able to balance this bridge में actually balance करते हैं ना, so that कि जो middle का जो arm है जहाँ पर तुम्हारा galvanometer connected रहता है वहाँ से zero current flow करे, right? ऐसा ही है ना? यस मैम। यस मैम। तो वो बैलेंसिंग तुम वहाँ पे आराम से वो जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, उस किट है पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो वो लैब में बहुत परफेक्टली कर सकते हो। So that is about the measurement of resistance, inductance and capacitance। और लास्ट में आता है हमारा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या आजकल DSO बोलते हैं, डिजिटल स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑसिलोस्कोप या डिजिटल सिग्नल ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप में तुमने देखा होगा, आई थिंक कभी तो देखा ही होगा, ऑसिलोस्कोप में एक्स और वाई एक्सिस में तुम्हारा जो वेव फॉर्म है वो हम देख सकते हैं ऑसिलोस्कोप में। तो ऑसिलोस्कोप का जो प्रिंसिपल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है सीआरओ का प्रिंसिपल। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ऑल द अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि एमीटर, वोल्ट मीटर और बाकी इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो ऑसिलोस्कोप का एक अलग कैटेगरी है जो कि हम लोग को पढ़ना है। बेसिकली like discussing everything, these are the topics which we will cover, and we will start from the next class. Next class will happen on Tuesday, I guess, क्योंकि Saturday and Monday मैम आपका I'll be आवाज traveling। क्लियर नहीं आ रहा मैम। आवाज नहीं आ रही है? किसी को नहीं आ रही है? आ रहा है मैम। यहाँ पे तो नेटवर्क ठीक है एक्चुअली। ओके, सो आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट क्लास जो होगी हम लोग की वो ट्यूसडे को होगी। ओके, क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा वो तुमको एक आइडिया रहे, नहीं तो एकदम बच्चे ब्लैंक मोड में आ जाते हैं एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट। तो काफ़ी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, सो वी विल स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल, सो दैट कि तुम लोग का पूरा जो सिलेबस है वो टाइम पे कवर हो जाए। ठीक है, so this is what we have already discussed, why measurement is important. The purpose is to present the observer with the numerical value. This numerical representation is understood by a common man। मतलब obviously जब तुम common man को बोलोगे 1 एम्पियर का 1 एम्पियर का रजिस्टर दे दीजिए, 2 वॉट का रजिस्टर दे दीजिए, तो तुम उसको पता है कि तुम क्या मांग रहे हो। नहीं तो तुम उससे अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं रहेगा, अगर मैं उसको बोलूँ अल्फा ओम का रजिस्टर दे दीजिए, तो अल्फा ओम कैसे पता चलेगा उसको अल्फा ओम क्या होता है? तो दैट इज वाई एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है, so that it can be understood by a common man. Digital displays nowadays have made measurements more easier and user friendly. Comparison of two different quantities is required for measurement। ठीक है, then there are different types of measurement: primary measurement, secondary measurement and tertiary measurement। तो जब हम किसी चीज का मेजरमेंट डायरेक्टली एक स्टेप में कर लेते हैं विदाउट गोइंग टू द कन्वर्जन फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट्स इन्वॉल्व वन कन्वर्जन and tertiary measurements involve two conversions। For example, measurement of a temperature of a object by thermocouple। अब थर्मोकपल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थर्मोकपल इज इन योर चैप्टर आई गेस। तो थर्मोकपल में क्या होता है कि बेसिकली रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस से वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज से टेम्परेचर चेंज होता है। तो द अमाउंट ऑफ कन्वर्जन, जितना नंबर ऑफ कन्वर्जन इंक्रीज करेगा उस बेसिस पे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जो है वो क्लासिफाई किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मेजरमेंट में। ठीक है, सो विल नॉट गो टू अदर टॉपिक्स टुडे, क्योंकि इसमें थोड़ा और डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना है एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सेंसिटिविटी। आई एम जस्ट टेलिंग कि ये स्लाइड में तुम लोग से शेयर कर दूंगी, एक बार तुम लोग खुद से भी पढ़ना व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रिसिशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि ये मेजरमेंट प्रिसाइज्ड है, ये मेजरमेंट एक्यूरेट है। सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कितना होता है, आउटपुट बाय इनपुट कितना होगा, रिजोल्यूशन कितना है। Resolution is the smallest change in the measurement that you can measure through an instrument।
तो ये स्लाइड शेयर कर देती हूँ, just go through it and then we will continue in the next class. So thank you. It was good, nice meeting you all.